सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आखिरकार क्या होता है। तो देखिए, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम तो था हार्डी, दूसरे का नाम था वेनबर्ग। ये दोनों साहब क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह रहते थे और दोनों ने एक बुक पब्लिश की। अब उस बुक के अंदर जब उस बुक को पब्लिश किया गया तो ये देखा गया कि इन दोनों की जो रिसर्च थी वो सेम चीज के ऊपर थी। फिर इन दोनों ने क्या किया, अपना जो भी कॉन्सेप्ट था, अपनी जो भी थ्योरीज थी, उनको साथ में मिक्स किया और एक प्रिंसिपल दे दिया जिसको बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बोलते हैं। और अपने सिलेबस के अंदर एक टॉपिक क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो मतलब अपने सिलेबस के अंदर एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड करने का पूरा श्रेय किसको जाता है, हार्डी एंड वेनबर्ग साहब को जाता है। तो इनके लिए एक लाइक बनता है और एक सब्सक्राइबर भी आपकी तरफ से इनके लिए बनता है। तो देखिए, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, आपके बुक्स में एक नाम और देखने को मिल सकता है कि ऑल्सो नोन एज हार्डी वेनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला जा सकता है, हार्डी वेनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी इसको बोला जाता है। तो देखिए, आपको पहले बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब अपन देखते हैं कि इन्होंने क्या ऐसी चीज कर दी, कि इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि अपन को ये चीज पढ़नी पड़ रही है। तो देखिए, इन्होंने अपना जो भी प्रिंसिपल दिया, अपना जो भी लॉ दिया ना, वो याद रखना हमेशा। इन्होंने किस चीज के ऊपर सबसे पहले इन्होंने एक चीज अच्छे से मेंशन किया कि ये लॉ हमेशा जो लार्ज पॉपुलेशन होगा ना, उन्हीं के ऊपर भी क्या होगा, अप्लाई होगा। ओनली ये लॉ किनके ऊपर अप्लाई होगा, जिनकी पॉपुलेशन क्या होगी, लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर ये अप्लाई होता है। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने बोला कि कुछ कंडीशन रख दी कि ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब ये चीज होगी। तो एक तो होगी कि पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए कि उनमें जो मेटिंग है वो क्या होनी चाहिए, रेंडमली होनी चाहिए। अब रेंडमली मेटिंग क्या होगी, तो मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है भैया, मान लीजिए कोई एरिया है, कोई कंट्री है, कोई देश है, कुछ भी आप मान लीजिए, उसके अंदर क्या रह रहे हैं, लंबे लोग भी रह रहे हैं, बोने लोग भी रह रहे हैं, गोरे भी रह रहे हैं और काले भी रह रहे हैं। इस चार तरह के लोग अपन रह रहे हैं, डॉट आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए, इन चार तरह के लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि जो बोना होगा वो बोने से ही शादी करे, जो काला होगा वो काले से ही करे। इन्होंने बोला कि बोना है वो लंबे से भी कर सकता है, काला है वो गोरे से कर सकता है, गोरा है वो काले से शादी कर सकता है। तो उनके बीच में जो मेटिंग होगी वो क्या होनी चाहिए, रेंडमली होनी चाहिए। मतलब लंबा आदमी हमेशा लंबे से ही शादी नहीं करना चाहिए कि बोने को छोड़ देंगे, ताकि क्या हो, जीन एक दूसरे में आ जा सके। मतलब मेटिंग क्या होनी चाहिए, उनमें रेंडमली होनी चाहिए। तो रेंडमली मेटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग लोग, मतलब लंबा बोने से शादी कर लेगा, गोरा होगा वो काले से शादी कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, मेटिंग, रेंडमली मेटिंग बोल देंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, जीन में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का म्यूटेशन है वो भी उनके जीन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, ये सारी की सारी चीज अप्लाई होगी। तो पॉपुलेशन की जो जीन एंड जो उसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है, उस पॉपुलेशन में फिर जो जीन है और उसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। क्या रहती है, नियत बनी रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब अपन इसको अच्छे से देखते हैं कि इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या है कि ये एनी कोई भी लार्ज पॉपुलेशन में मेटिंग है वो रेंडमली होनी चाहिए, साथ में जीन म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, और पॉपुलेशन में जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब पॉपुलेशन लार्ज होगी, रेंडमली मेटिंग होगी और उनमें म्यूटेशन, किसी भी तरह का जीन म्यूटेशन नहीं होगा। तो उस पॉपुलेशन की जो जीन एंड जो जीन फ्रीक्वेंसी है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इन्होंने ये चीज एक फॉर्मूले द्वारा क्या कर दी, रिप्रेजेंट कर दी। तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये आपसे फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो रिप्रेजेंट इन्होंने किया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। यह अपन बोल सकते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, 1 के बराबर इन्होंने रख दिया। अब यहाँ पे देखिए, आपको बता दूं, कई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कई बुक्स में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बात एक ही है, देख लीजिए, दोनों में बात एक ही है, बस आगे पीछे बुक्स में किया हुआ आपको मिल सकता है। ओके, तो ये चीज तो अपनी अलग हो गई। तो अब यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर क्या है, 2pq है। तो देखिए, पी स्क्वायर जब अपन मेंडल्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें आपने दो नाम जरूर सुने होंगे अभी तक। तो एक तो सुना होगा डोमिनेंट, एक सुना होगा रिसेसिव। डोमिनेंट कौन सा होता है, जो अपना प्रभाव प्रकट करता है,
और रिसेसिव कौन से होते हैं, जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर जो पी होगा ना, ये पी तो क्या है यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अपन जब इसको न्यूमेरिकल अच्छे से समझेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट में अपन समझेंगे तो चलिए पहले ही मैं आपको बता देता हूं, यही आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखिए, हार्डी वेनबर्ग लॉ हमेशा लार्ज पॉपुलेशन पे होता है। तो अपन यहाँ पे एक बार स्मॉल मतलब एग्जाम्पल समझने के रूप में अपन स्मॉल जो भी पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई करते हैं, ताकि अपना जो भी मतलब इक्वेशन है वो ज्यादा लंबी नहीं हो। तो अपन ले लेते हैं 20 लोगों के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट अपन आज करने वाले हैं। तो ये जो 20 लोग है ना, इन 20 लोगों के अंदर से 2 लोग तो अपन ले लेते हैं जो क्या हो, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए वाले हो। क्या हो, 2 लोग तो क्या हो, कैपिटल ए कैपिटल ए वाले हो। और जो 8 लोग होंगे वो क्या होंगे, ए एंड ए वाले होंगे। एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए वाले होंगे। मतलब इनकी जीन फ्रीक्वेंसी की अपन बात कर रहे हैं, इनके जीन्स की एलील्स की बात कर रहे हैं। और इनके अंदर क्या होंगे, स्मॉल ए वाले कितने होंगे टोटल, अपन ले लेते हैं इनको, लास्ट में कितने बच गए, 10 बच गए ना। तो 10 अपन ले लेते हैं स्मॉल ए वाले। तो ये टोटल 20 लोग हैं जिनकी जीन फ्रीक्वेंसी इस टाइप के एलील फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए अब अपन बात कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर इनको कैसे अपन पुट करेंगे। तो देखिए, अपन सबसे पहले इनकी एलील फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलील फ्रीक्वेंसी अपन सबसे पहले निकालें। अब आपको एलील फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा सकता है और आपको जीन फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है क्वेश्चंस के अंदर। यदि आपसे एलील फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, और जीन फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो अपन देखते हैं कि इन 20 के अंदर से ये जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट रहती है, कैसे एक आती है। तो देखिए P प्लस क्यू, तो यहां पे देखिए जो P होगा ना, ये P तो अपन P को हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जहां कैपिटल ए है उसको अपन बोलेंगे P, और जहां पे स्मॉल ए है उसको अपन बोल देंगे कि स्मॉल क्यू बोल देंगे। क्या बोल देंगे, P एंड Q। यहां पे क्या हो गया, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हो गया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अपन आगे समझते हैं। तो यहां पे अपन सबसे पहले निकालते हैं एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो अपन एलील फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ए और क्यू 2 ही एलील है यहाँ पे, सॉरी ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए 2 ही एलील है इन सबके अंदर। एक तो कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए वाले एलील है। तो अपन देखते हैं, तो टोटल कैपिटल ए अपन देखते हैं। कैपिटल ए की बात करें तो देखिए कितने हैं, 2 एलील तो ये हो गए। तो अब इनको अपन लिखते हैं। चलिए ऐसे तो अपन को आपको समझ में नहीं आएगा, इनको अपन 8 बार लिख के देखते हैं। तो चलिए मैं इधर आपको समझाता हूं। अपन क्या है, 20 लोग हैं। कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। इनके अंदर से जो 8 लोग हैं वो लोग तो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, और जो 2 लोग हैं वो है कैपिटल ए वाले, और जो 10 लोग हैं वो है स्मॉल ए वाले। तो इसको 8 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। इसको अपन 2 बार लिखते हैं, कैपिटल ए। इसको अपन 10 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बार हो गया। तो देखिए अब यहां पे याद रखिएगा, जो P है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A को कर रहा है। जो Q है वो स्मॉल a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन सबसे पहले एलील फ्रीक्वेंसी निकालते हैं A की। A मतलब क्या हो गया, अपन सबसे पहले P की क्या निकालते हैं, एलील फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखिए कैपिटल A टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 12 है, ये तो अलग अलग है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कैपिटल ए कितने हैं, टोटल 12 है। अब पूरे के पूरे एलील्स की बात करें, जीन क्या होता है, पेयर के अंदर अपन काउंट करते हैं, एलील क्या होते हैं, सिंगल काउंट करते हैं। तो टोटल कितने हैं, ये 40 हुए या नहीं हुए, क्योंकि 8 2 और 10 टोटल 20 हो गए। तो 20 तो क्या है, सिंगल है। डबल की बात करें तो टोटल 40। तो 12 के अंदर जब अपन 40 का भाग देंगे तो जल्दी से बताइए कितना आएगा, 0.3 आएगा। अब अपन ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, P की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं Q की। Q क्या है यहाँ पे, स्मॉल a क्या है यहाँ पे, Q है। अब A की बात करें तो A कितना है, जल्दी से काउंट कीजिए। 10 तो ये है ही, 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने हैं, 18 है या नहीं है, सॉरी 18 नहीं 28 है, क्योंकि 20 तो यही हो गए, 10 10 20 तो ये हो गए, 8 ही हो गए।
टोटल कितने हैं 28। 28 में 40 का जब अपन भाग देंगे, टोटल ओवरऑल कितने, क्योंकि पेयर के अंदर नहीं गिनते अपन, सिंगल सिंगल गिनेंगे, तो टोटल कितने 28 और में से 40 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। जब इनको अपन काउंट करेंगे तो टोटल कितना आएगा 1 आएगा, मतलब कितना है 1। तो इस फॉर्मूले में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे P प्लस Q, P अपने पास कितना आया 0.3, Q अपने पास कितना आया, कितना है 0.7, ओवरऑल कितना आ गया 1 आ गया। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एलील फ्रीक्वेंसी नहीं कोई म्यूटेशन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस पॉपुलेशन अपन ने स्मॉल ले ली समझने के अकॉर्डिंग, लेकिन ये लार्ज पॉपुलेशन पे लगता है। अब इसकी अपन बात करें तो अब यहीं पे अपन अब क्या लेना है, पेयर में पी स्क्वायर है, पेयर में यदि अपन इनको ले लेते हैं, अब पेयर में अपन लेंगे तो पी क्या है, अब यहाँ पे देखिए पी ए है और क्यू क्या है, यहाँ पे स्मॉल ए है, और यदि पी क्यू दोनों के साथ में बात करें तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन ले लेते हैं किसको, ए अपना क्या है यहाँ पे पी है, स्मॉल ए यहाँ पे अपना क्या है क्यू है, और ए और जो स्मॉल ए है ये अपना क्या है पी एंड क्यू है, राइट। अब देखते हैं टोटल ए कितने हैं, ये कितने हैं टोटल ए वाले पेयर वाले कितने, केवल कितने हैं 2 है, कितने हैं 2 है, 2 में से जब अपन 20, अब टोटल इंडिविजुअल कितने, टोटल पेयर के अंदर कितने 20 ही तो लोग हैं, 8 2 और 10, टोटल कितने 10 है, 20 है, मतलब कितने हैं टोटल 20 हो गए ना, 20 लोग हैं टोटल, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 20, यहाँ पे अपन भाग कर देंगे, जब इसका इसमें देंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1। अब अपन क्यू की बात कर लेते हैं, तो जो स्मॉल ए वाले कितने, स्मॉल ए वाले की बात करें तो स्मॉल ए वाले की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। जब 10 के अंदर स्मॉल ए वाले कितने हैं, 10 के अंदर जब अपन 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 के अंदर 20 का भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए वाले देखें तो टोटल कितने 8 है या नहीं है, टोटल कितने हैं 8 के अंदर जब 20 का अपन भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.4। जब इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। देख लीजिए अब इसी वैल्यू के अंदर, क्योंकि ये क्या है ए क्या है, जब ए देखिए वैसे ही आप कर लीजिए इनको, सिंगल ए नहीं डबल ए की बात कर रहे थे, तो पेयर के अंदर है तो ये कितना आ गया 1.5, 0.5 या 5 आ गए 4 आ गए, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मतलब इन्होंने ये बताया कि कोई भी पॉपुलेशन होगी लार्ज होगी, वो रेंडमली मेटिंग होगी, उनमें जीन म्यूटेशन नहीं होगा, तो उस पॉपुलेशन की जो जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब देख लेते हैं इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है म्यूटेशन कर सकता है। अब म्यूटेशन कैसे कर सकता है, मान लीजिए किसी के जीन के अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो क्या हो गया उसकी जो डीएनए की सीक्वेंस है ना, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की सीक्वेंस, वो क्या हो गई है भाई, चेंज हो गई है। अब वो डीएनए की फ्रीक्वेंसी ही यदि उसकी चेंज हो गई तो क्या होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, डीएनए में इवोल्यूशन हो जाएगा। इवोल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको डीएनए के अंदर क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर क्या हो गया भाई, म्यूटेशन हो गया। तो ये हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या करता है, इस चीज को फॉलो नहीं करता है। साथ में उस पॉपुलेशन के अंदर क्या हो, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अब माइग्रेशन हो गया, अब माइग्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए ए वाला बंदा है, ये बी वाला बंदा है, ये यहां पे चला गया, यहां पे क्या था, जूलॉजिकल बैरियर था। अब ये इस एनवायरनमेंट से इस एनवायरनमेंट में चला गया तो यहां पे क्या हो गया, जीन वगैरह क्या हो गए, चेंज हो गए, और ये यहां वाला यहां आ गया। तो मतलब इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन दोनों के दोनों यदि हो जाते हैं, माइग्रेशन हो गया मतलब एक पैलेस से आदमी दूसरे पैलेस में चला जाएगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला गया, तो क्या हो जाएगा, उसके जीन्स के अंदर क्या देखने को मिलेगी, अभी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो माइग्रेशन भी उनके अंदर नहीं होना चाहिए। साथ में जेनेटिक ड्राफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अब जेनेटिक ड्राफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का अपन बात करें तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, यहां मान लीजिए यहां पे बहुत सारे लोग रह रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे ए वाले लोग थे, स्मॉल ए वाले थे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए वाले लोग थे। अब क्या हो गया, अचानक ही क्या हो गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अब भूकंप आया तो उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ए वाले लोग थे जो कैपिटल ए वाले थे, ये क्या हो गए भाई, गायब हो गए। ये चीज लोग क्या हो गए, गायब हो गए। तो आगे जब इनमें मीटिंग होगी ही नहीं, अब इनके जीन आपस में एक्सचेंज होगी नहीं, तो क्या हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का ये हो गया कि अचानक ही क्या हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कुछ भी आप मान लीजिए बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, जिसके कारण कुछ एक जो मात्रा में बहुत सारे लोग थे वो एक साथ क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो वो क्या होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी उनके अंदर नहीं देखना होनी चाहिए। साथ में सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए।
नेचुरल सिलेक्शन हो गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया, ये भी उनके अंदर नहीं होना चाहिए। साथ में नॉन रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, नॉन रैंडम मेटिंग भी नहीं होनी चाहिए। मतलब वही मैंने आपको बताया था कि रैंडमली मेटिंग होनी चाहिए, न कि नॉन रैंडमली। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लंबा आदमी हमेशा लंबे से ही करेगा, शादी करेगा, बोना आदमी बोने से ही करेगा। इन सबके अंदर क्रॉसिंग चलनी चाहिए। क्योंकि बोना है वो लंबे से भी शादी कर सकता है, और जो गोरा है वो काले से भी क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। तो तभी क्या होगा, हार्डी वेनबर्ग लॉ होगा, ये अप्लाई होगा। मेरे को पता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है न्यूमेरिकल समझने के अंदर। आप एक दो बार मेरी वीडियो और देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक पर्टिकुलर फिर से आपको ये जो इक्वेशन है कि कैसे इनके न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको अच्छे से डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। और वैसे इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।